नमस्कार, न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत है। मैं हूं एल के साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के रांची शहर में और आज हम लोग एक ऐसे दौर में बैठे हुए हैं जिस समय में लोकसभा चुनाव का एक माहौल बना हुआ है। हर लोकसभा क्षेत्र में हर प्रत्याशी अपने अपने ताकत लगा रहे हैं, अपनी नामांकन दर्ज करा रहे हैं और मैदान में लगे हुए हैं। और इसी बीच आज हम लोग चर्चा में हमारे साथ में बैठे हुए हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयोजक और मैडम कार्यकारी अध्यक्ष, बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष। हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, जो आज हमारे साथ में बैठे हैं ये हमेशा आपके स्क्रीन में देखते आए होंगे, हमेशा आपसे रूबरू हुए हैं और इनके बारे में अगर हम कहें तो ईवीएम की आवाज को लेकर एक बुलंदी के साथ में हमेशा नजर आए हैं, चाहे वो दिल्ली का लाल किला का मैदान हो या फिर दिल्ली का रामलीला मैदान हो या फिर रांची का राजभवन के समीप में इनका आंदोलन हो। हमेशा इस आंदोलन को लेकर हमेशा एक बुलंदी के साथ में आवाज उठाते आए हैं और इस ईवीएम को बंद करने को लेकर हमेशा आवाज इनके तरफ से निकला है। और आज हम लोग इनसे बात करेंगे कि आज इनका भी प्रत्याशी हर क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में देखे जा रहे हैं और हर लोकसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी लोग वहाँ पर डाले हुए हैं। तो हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे और उनसे सबसे पहले बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, आज न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज बहुजन मुक्ति पार्टी एक जाना माना पार्टी है और आज आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज आप हमारे साथ में बैठे हुए हैं और ईवीएम की आवाज को लेकर हमेशा आपका बुलंदी के साथ में आवाज सुनने को देखा गया है और हमेशा मैदान में आप दिखते रहते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज आपके पार्टी भी अपनी ताकत लोकसभा क्षेत्र में लगा रही है और कई उम्मीदवार को आप लोगों ने नॉमिनेट भी किया है और नामांकन भी भरवा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कितने लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों ने अपना टारगेट किया और क्या मूल मुद्दे होंगे वहाँ पे? धन्यवाद आपका। झारखंड ये जो 18वीं लोकसभा का चुनावी महापर्व चल रहा है, इसमें झारखंड के जो 14 लोकसभा और एक गांडे विधानसभा का उपचुनाव है, इसमें 13 लोकसभा में बहुजन मुक्ति पार्टी अपनी प्रत्याशी को मैदान में उतार रही है। साथ ही गांडे का जो विधानसभा का उपचुनाव है उसमें भी बहुजन मुक्ति पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी है। यानी 13 लोकसभा की सीटों पर और एक विधानसभा के उपचुनाव के सीटों पर बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रत्याशी मैदान में है। आज का जो दौर है, लोकसभा में बहुत से दिग्गज प्रत्याशी भी आज मार्केट में है, बहुत से पूंजीपति भी आज मार्केट में है और आप हमेशा एक बुलंदी के साथ में ईवीएम की आवाज़ को लेकर हमेशा आंदोलन करते आए हैं और ईवीएम को बंद करने के लेकर भी हमेशा आवाज़ आपकी तरफ से उठा है। और आज समाज का एक दौर भी चला हुआ है, समाज भी एक विकल्प की ओर जाना चाहती है और उसमें एक विकल्प के रूप में आपका जो तीसरी मोर्चा के रूप में आप लोग जो जिनके साथ में आप कोलिब्रेशन के साथ में चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में आपको लोग पसंद करेंगे और क्या मुद्दे होंगे आप? सर्वप्रथम जो झारखंड के संदर्भ में झारखंड की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चुनौतियां हैं, जो झारखंड बनने के 24 साल भी यथावत है, उस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे और बहुजन मुक्ति पार्टी जो भी राजनीतिक चुनाव मैदान में, एक एनडीए का गठबंधन है, दूसरा इंडिया का गठबंधन है, ये दोनों मैदान में ताल ठोके हुए हैं। एक मोदी की गारंटी देता है, एक राहुल गांधी की गारंटी देता है, लेकिन मैं दोनों गठबंधन को चुनौती देता हूं। अगर उनका घोषणा पत्र गारंटी है तो बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रत्याशी जिस प्रकार अपनी घोषणा पत्र 100 रुपया के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट करके अपने जनता के बीच अपनी घोषणा पत्र को लेकर आ रहे हैं, क्या इंडिया और एनडीए अपने घोषणा पत्र को जनता के लिए 100 रुपया के स्टैम्प पेपर पर देने के लिए तैयार है? क्योंकि 75 साल के इतिहास में हर समय विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने हमारे भोले भाले भारतीयों को छला है और अनेक वादे किए, कोई पूरा नहीं किया, लेकिन जनता के पास
कोई अधिकार नहीं है उनके वादा खिलाफी के खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए। बहुजन मुक्ति पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको हम 100 रुपया के स्टैंप पे जनता को देते हैं। अगर 5 साल में हमारा प्रत्याशी अपने घोषणा पत्र पर खरे नहीं उतरेगा तो जनता को ये अधिकार होगा कि इसके आधार पर वो कानूनी वाद दायर करके हमारे प्रत्याशी को, हमारे सांसद विधायक को कोर्ट कचहरी के कटघरे पे खड़ा करने का अधिकार जनता को देती है। ये बहुजन मुक्ति पार्टी का एक चैलेंज है इंडिया और एनडीए की गठबंधन को कि अपना घोषणा पत्र 100 रुपया के स्टैंप पेपर पर जनता के लिए दे और जनता को वो अधिकार दे दे। क्या लगता है सर कि घोषणा पत्र अगर आप दे रहे हैं तो क्या लोग जागरूक होंगे इसको लेकर? आप मतलब किस तरह से लोग कन्विंस करेंगे कि आपके स्टैम्प पेपर को लेकर के मतलब लोग मतलब एक्टिव? जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू का एक सिद्धांत दिया था तो यही लोकतंत्र के पर्व में राजा और रंक का मत बराबर होता है। और ऐसी परिस्थिति में हमारे लोग 17 बार लोकसभा चुनाव में मतदान किए हैं। ये 18वां लोकतंत्र का महापर्व है और हमारे मूल निवासी भारत के पुनः मतदान की तैयारी कर रहे हैं। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अधिकार तथाकथित राजनीतिक दलों ने हमारे आम जनता को नहीं दिया, वो अधिकार हम भारतीयों को, आम जनता को, जो मतदाता हैं उनको देना चाहते हैं कि कल सांसद, विधायक और राजनीतिक दल अपनी घोषणाओं के वादा खिलाफी करते हैं तो उन्हें भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े। और एक सवाल है सर जो पर्सनल होगा आपके लिए। हमेशा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवा गमछा लेकर के देखे जाते हैं, लेकिन आज आपने भी भगवा कलर का गमछा धारण किया है। क्या कहेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं और क्या लगता है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? भारत में सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला है तो वो इतिहास का घोटाला है। ये जो जिस चीवल को आप मेरे गले में देख रहे हैं, इतिहास में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई वो तथागत बुद्ध ने इस धरती पे किया था और ये चीवल बुद्धा का चीवल है। एक काल्पनिक पुरुष होता है, एक ऐतिहासिक पुरुष होता है। तो बुद्धा ऐतिहासिक पुरुष हैं, भारत को बुद्ध का देश समझा जाता है और ये चीवल जो है ये और किसी का नहीं, ये चीवल हमारे क्रांतिकारी तथागत बुद्ध का चीवल है और हम उसके अनुयायी हैं। और इस भारत में जो भगवा आप देखते हैं वो तथागत बुद्ध का ही भगवा है। आप सुन रहे थे बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को, और इन्होंने कहा कि जो लोकसभा चुनाव है इनका जो प्रत्याशी मार्केट में जाएंगे, जो जनता के पास में जाएंगे, वो प्रत्याशी एक स्टैम्प पेपर में 100 रुपये के स्टैम्प पेपर उन्हें गारंटी देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो आपके प्रति जो एक बातचीत है वो एक स्टैम्प पेपर में लिखित रूप से आपको मिलेगा। और इस स्टैम्प पेपर के द्वारा आप अगर हम आपको जो वादा करते हैं वादा अगर पूरा नहीं होती है तो आप वैसे कंडीशन में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं और हमारे खिलाफ आप याचिका भी दायर कर सकते हैं। फिर हमारे साथ में मौजूद हैं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयोजक, तो हम लोग सीधा उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी बात करेंगे। सर, आज एक विकल्प, तीसरी मोर्चा के रूप में, एक विकल्प के रूप में आप लोग उभर रहे हैं और हमेशा देखा गया है कि हमेशा एक मुद्दे को लेकर आप लोग आवाज उठाते नजर आए। लेकिन आज सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इंडिया गठबंधन भी एक बहुत बड़ी पार्टी, आज का सारा कोलिब्रेशन करके एक बहुत बड़ी पार्टी मानी जा रही है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो इंडिया गठबंधन ही टक्कर दे सकता है। और आप लोगों ने एक नया मोर्चा, तीसरा मोर्चा के नाम से आप लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का शुरुआत किया और उनको आप लोग लेके चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप इंडिया गठबंधन की जगह में रह करके भारतीय जनता पार्टी को आप टक्कर दे सकते हैं? क्या लगता है? देखिए, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के
अलावा तीसरा विकल्प है। और ये तीसरा विकल्प बनाने के पीछे जो सबसे मौलिक है कि भारत के अंदर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। और पिछले 70 साल में कांग्रेस रही हो या बीजेपी की केंद्र में सरकार रही हो, इन्होंने उनको हमेशा बरगलाया है। आज आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनी हुई है, तो उसमें बड़ी संख्या जो है हमारे SC ST OBC के लोगों की है। लेकिन इतने सालों के अगर चुनाव वगैरह देखा जाए तो चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, उन्होंने कभी भी उनको संख्या के अनुपात में टिकट नहीं दी। तो ये जो एक बड़ा एक सवाल है, भारत का संविधान कहता है कि सभी को संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो जो लोग हमारे विकास की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम आपका विकास करेंगे, जब आप अपनी पार्टी में हमको संख्या के अनुपात में टिकट नहीं दे सकते हो तो विकास की दूर तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो हम लोगों ने बनाया है, इसके पीछे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का एक मोर्चा है ये, और इसमें सभी सामाजिक समूहों को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उसके लिए हम लोग जो है ये पूरे देश में इसको निर्माण किए हैं और इसका समर्थन भी मिल रहा है। और खास करके राजनीति के अंदर एक जो बड़ा बदलाव, जैसा अभी बहुजन मुक्ति पार्टी भी हमारे इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल है, अन्य लोग भी समर्थन दिए हुए हैं। तो एक राजनीति के अंदर जो लगातार, चाहे नरेंद्र मोदी की बात रही हो, उन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए देंगे, तो लोगों ने जनधन खाता खुलवाया और आज तक नहीं आया। तो ये क्यों नहीं आया? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चुनाव में कहा ये हम देने वाले हैं, और चुनाव के बाद लोगों ने पूछा कि भाई हमारे 15 लाख नहीं है, बोले जुमला है। तो इस तरह के जो वादे लोग करके हमारे समाज को बरगलाने काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने राजनीति में बदलाव करने के लिए जो स्टाम्प पेपर का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि जो भी प्रत्याशी हमारा चुनाव लड़ेगा वो बॉन्ड पेपर पर रिटेन में लिख कर देगा, और एक लीगल पावर, भारत के वोटर को एक लीगल पावर कि अगर वो उसको उस स्टाम्प पेपर पे जो मुद्दे लिख कर दे रहा है, जैसे अभी हम क्या दे रहे हैं कि जो हमारा जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है, अगर वो परास्नातक किया हुआ, अगर उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो उसको हम 5,000 रुपये पेंशन, उसको जो है स्कॉलरशिप देंगे। अगर स्नातक है तो उसको 3,000 देंगे। और अगर किसी परिवार में सरकारी हाँ तब तक देंगे जब तक उसको कोई उसका अरेंजमेंट नहीं हो जाता, नौकरी नहीं मिल जाती। और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार है, तो उसको हम लोग 11,000 रुपये प्रति माह सम्मानित जीवन निर्वाह निधि ये देंगे। हम लोग सवाल कर सकते हैं कहां से देंगे, तो उसकी भी हम लोगों ने पॉलिसी बनाई कि पूरे देश के जितने मंदिर है, वो मंदिर में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का सबसे ज्यादा पैसा जाता है, OBC लोग जाता है। अगर उस मंदिर का राष्ट्रीयकरण किया जाए, क्योंकि वो तो देश के लोगों का है ना पैसा वहां पे, अगर उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए तो एक बहुत बड़ा बजट हमारे पास आ सकता है, और उस पैसे से हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिसी हम लोगों ने जो बनाई है राष्ट्रीय लेवल पे, ऐसे 64 मुद्दे इस स्टाम्प पेपर पे लिखे हुए हैं, और उस मुद्दों पर हम काम करने वाले हैं। हमारा सांसद प्रत्याशी जैसे चुनाव जीतेगा तो हम उन मुद्दों पर ही काम करने वाले हैं, और ये रिटर्न में हम दे रहे लोग। तो इससे यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आएगी सर, एक जो आपके साथ में जो बाधा आएगी, जो आज तक जो हम लोग समझ पाए हैं, लोगों को समझाया जा रहा है कि सबसे बड़ी बात क्या आएगी कि फंड जो आप पैसा देंगे तो आप उतना फंड अरेंज कहाँ से करेंगे, कहाँ से आएगा? वही मैंने आपको इसीलिए पहले बताया मैंने कि ये जो हमारा धार्मिक स्तर पे जो सारे मंदिर में पैसा इकट्ठा होता है, वो भारत सरकार के बजट कई गुना ज्यादा है। और केवल 10 मंदिर का इनकम निकाला गया तो केवल 10 ऐसे मंदिर है जिनका 80 लाख करोड़ रुपया एक महीने का इनकम है। भारत सरकार का बजट 45-48 लाख करोड़ रुपया है एक साल का, लेकिन इन मंदिरों में 80 लाख करोड़ रुपया केवल 10 मंदिर का एक महीने का इनकम है। यानी भारत सरकार के बजट का 3 गुना पैसा एक महीने में आ रहा है। तो ये पैसे से हम लोगों का विकास कर सकते हैं। आज देश में 83 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पे है, ऐसा रिपोर्ट है। भुखमरी का मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि देश में ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व हो रहा है, दुनिया में प्रचार पीट रहे हैं। 83 करोड़ लोग जो है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहे, लोकतंत्र में कोई भी राजा बन सकता है, अगर वो चुनाव लड़ना भी चाहे तो 83 करोड़ लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये केंद्र में रहने वाली कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन ने इन 70 सालों में लोगों के हालात ऐसे पैदा कर दिए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ये हालात पैदा हुए हैं। तो ये ऐसा इसलिए हुआ है जुमलेबाजी, लोग विकास की बातें करते रहे, मुंह से बोलते रहे, टीवी पर आकर बोलते रहे, और चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। तो ये राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। इसके लिए हम लोग लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप स्टाम्प पेपर पर लिख कर उनसे मांगो, जो भी आपके पास प्रत्याशी चुनाव प्रचार में आता है उससे कहो कि बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा समर्थित पार्टी के लोग आप स्टाम्प पेपर पर लिख के दे रहे हैं, आप भी लिख के दो। निश्चित रूप से मैं कहता हूं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो,
इंडिया या इंडिया गठबंधन में जो भी लोग शामिल है, कोई भी पार्टी ऐसे स्टाम्प पेपर पर लिखकर नहीं दे सकती, नहीं दे सकती लिखकर। क्यों? क्योंकि उनको चुनाव के बाद जुमलेबाजी, धोखेबाजी करनी है। तो ये जो संवैधानिक धोखेबाजी हो रही है, उसको रोकने के लिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से हम लोग ये राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं कि हमारा जो वोटर है, हमारा मतदाता है, वो भोला भाला जो उसको बरकराया ना जाए। जो कर सकते हो वो कहो, नहीं कर सकते हो झूठ मत बोलो, जुमलेबाजी मत करो। तुम लोगों की विकास की बातें करते हो, सिर्फ बेरोजगारी दूर करने की बातें करते हो। आज युवाओं को उन्होंने आत्महत्या कर बनाकर खड़ा कर दिया, किसान आत्महत्या कर पर खड़ा हो गया है, मजदूर आत्महत्या कर पर खड़ा हो चुका है। तो ये सारा जो है देश का जो साधन संसाधन है, जल जंगल जमीन है, इसको बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को आप बेच रहे हो और फिर हमारे विकास की बातें भी कर रहे हो। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। ये स्पष्ट नीति लाने के लिए ये हम लोगों ने ये तरीका अपनाया है, और इस पर अगर सारे मतदाता मिलकर अगर इस पर एकमत होते हैं तो राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा। और जिनको जो लोग जान रहे बड़ी पार्टी है, वो अगर ऐसा होता है, इसका समर्थन मिलता है, तो वो जमीन पर आता हुआ आपको दिखाई देगी। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में। रोजगार को लेकर के आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो है, ये किस तरह से कदम उठाएगी और क्या उसमें आप लोग का प्लान क्या है रोजगार? देखिए, देश भारत कृषि प्रधान देश है। अगर भारत के अंदर किसानों की पॉलिसी को सही तरीके से अपनाया गया होता तो देश के अंदर ये जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा होता। जैसे अभी FDI के नाम पर किसानों की जमीनें अधिग्रहण की जा रही है, तो हम लोगों ने क्या पॉलिसी बनाई कि मान लीजिए आप किसी कंपनी को जमीन देते हैं, तो जिस किसान की आप जमीन ले रहे हैं, तो वो जमीन का आप उसे जमीन ले लिए, मान लीजिए उसको अगर पैसा दे देते हैं तो पैसा तो ज्यादा रहने वाला नहीं है, पैसा तो खत्म हो जाएगा, तो फिर वो रोड पे आ जाएगा। तो आप जिन किसानों की जमीनें ले रहे हो, आप उनका भी उस कंपनी में अगर उद्योग लगा रहे हो तो उसमें शेयर डालो, उनका भी शेयर डालो और उस जमीन पर इस्तेमाल करो। अगर आप वो कंपनी आप बंद करते हो तो वो जमीन फिर रिटर्न किसानों को, इससे क्या होगा कि किसानों को भी रोजगार मिलेगा। इसी तरीके से जो हमारा युवाओं के संदर्भ में जो है, तो युवाओं के संदर्भ में बड़े पैमाने पर ये जो हम सम्मानित जीवन निर्माण निधि दे रहे हैं, तो ये बेरोजगारी को दूर करने के लिए दे रहे हैं। क्योंकि युवा बड़े पैमाने पर देखा जाए तो एजुकेशन लेना चाहता है, हायर एजुकेशन में जाना चाहता है और डेवलप करना चाहता है, लेकिन ये जो पूंजी है, ये जो सबसे बड़ा रुकावट उसके अंदर पैदा होती है, उसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाता है। बहुत सारे स्किल डेवलप करना चाहता है, नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम लोग 11,000 रुपये सम्मानित जीवन निर्माण निधि दे रहे हैं, ताकि वो सम्मानित तरीके से जीवन जी सके और अपना डेवलपमेंट कर सके, विकास कर सके, और इससे बेरोजगारी पर एक बड़ा जो है एक अंकुश लगेगा। और खास करके जैसे अभी झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो झारखंड में जो शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 एरिया है, अगर आदिवासी के संदर्भ में बात किया जाए तो वो शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 एरिया आज तक लागू नहीं किया गया। अगर वो लागू किया गया होता तो भारत के संवैधानिक कानून के अनुसार वो उसके मालिक है। तो झारखंड के अंदर ये जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है, झारखंड के लोगों को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से है। अगर उसको मालिकाना हक उनको मिल जाए तो वो तो यहां से देने काम करेंगे। अभी उनको रोजगार के दूसरे का जाना पड़ता है, और तमाम तरह के हर महीने आपको तमाम घटनाएं मिलती है कि उसके साथ ऐसे ट्रेजेडी हुआ, ये हो गया, वैसा हो गया। तो ये सब सारी जो पॉलिसी है, तो हम लोग ये संवैधानिक जो उनके अधिकार है, हक है, अगर SC ST OBC माइनॉरिटी का जो संवैधानिक हक है, हिस्सेदारी है, अगर उसको सुनिश्चित कर दिया जाए तो उनका विकास होगा और ये बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। आज के दौर में दो बड़ी पार्टियां, एक BJP है, एक कांग्रेस है। दोनों बड़ी पार्टियां और दोनों अपने अपने जगह में एक मतलब मिसाल है। आज आप राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आप है, आपका क्या स्ट्रेंथ है और कैसे आप आगे बढ़ेंगे इसमें? एक तो हम लोग जितने भी हमारे छोटे छोटे दल हैं जो अलग अलग राज्यों में कितने दल हैं आपके पास? अभी लगभग हम लोग 72 दल लोग जो है समर्थन में है। तो इन सारे दलों को लेकर अभी चूंकि यही दल उनका समर्थन करते रहे तो बड़ी बने हुए हैं, तो अब उनको भी समझ में आ रहा है कि हमारा बीजेपी ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। कांग्रेस भी जो आज कह रही सबका साथ सबका विकास कहते कहते आज हालात इतने बद से बदतर कर दिए। तो जिनको समझ में आ रहा है उनको हम लोग समझा रहे हैं और समझाकर इकट्ठा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में चूंकि हमारी संख्या ज्यादा है SC ST OBC माइनॉरिटी का, तो उस संख्या के लोकतंत्र में संख्या का महत्व होता है, आंकड़े का महत्व होता है, वो हमारे पास ज्यादा है। तो जैसे जैसे लोगों की समझदारी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो आने वाले समय में इस राजनीति में एक बड़ा हमारा जो है दावेदारी सुनिश्चित होगा। गारंटी की बात आती है सर, आप भी गारंटी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी गारंटी दे रही है, कांग्रेस भी गारंटी दे रही है, सभी गारंटी दे रहे हैं। आपकी गारंटी में ऐसी क्या खासियत है कि लोग आपको पसंद करेंगे?
क्योंकि कांग्रेस भी सत्ता में रही है, बीजेपी भी सत्ता में रही है, अभी हम सत्ता में नहीं है। तो हम सत्ता में अगर आते हैं, हमको अवसर मिलता है, तो निश्चित रूप से ये जो हम मुद्दे हैं ये हम करेंगे, क्योंकि वो गारंटी दे रहे हैं, पहले भी दिया है, पूरा नहीं किया है, अभी हम दे रहे हैं और हम 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के दे रहे हैं। और हम ये भी कह रहे हैं, अगर कांग्रेस और बीजेपी इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन के लोग अगर ऐसा लिख कर देते स्टाम्प पेपर पर, तो मैं आपके टीवी चैनल पर बोलना चाहता हूं कि आप उनको वोट कर देना, क्योंकि हम बदलाव चाहते हैं। ईमानदारी से संवैधानिक जो हक अधिकार है लोगों का मिलना चाहिए, जो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी वो मिलना चाहिए। मणिपुर में इतना बड़ा घटना हुआ, महिलाओं को नंगे करके घुमाया गया, जो विकास के वादे कर रहे हैं, क्या न्याय किया उनके साथ? ऐसी बहुत घटनाएं हैं। तो ये जो देश के अंदर हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ बड़े पैमाने पर जो धोखेबाजी हो रही है, तो उसको हम लोग बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और हम इस सिद्धांत को मानते हैं कि अगर लड़ाई हमारी है, समस्या हमारी है, तो हमको ही आगे आगे लड़ना पड़ेगा। अगर बुखार हमें है तो हमको दवा खाना होगा, लेकिन यह उल्टा हो रहा है। समस्या हमारी है, समाधान सोनिया नहीं कर सकती, समस्या हमारी है, समाधान जो है मोहन भागवत जी नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। तो हमारी समस्या है, हमको ही आगे आगे लड़ना पड़ेगा, और यही सिद्धांत है दुनिया का, इसलिए हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। ऐसा क्या बात है सर कि जब लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या और कई चुनाव आते हैं, चुनाव जब आता है तो जनता को बोला जाता है कि आप मालिक हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जनता मालिक नहीं रह जाता है, कहीं ना कहीं वो बैकहैंड में दिखता है। क्या ऐसा कारण है, क्या लगता है आपके हिसाब से? देखिए, उसमें अभी सत्ता में रहने वाले लोगों ने एक तो सामाजिक रूप से लोगों को तोड़ने का काम किया है। तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उनको इस तरीके से उनको अंदर दिमाग में भरा है, जिसकी वजह से उनको विघटन पैदा किया। तो वो चुनाव के बाद मालिक नहीं रहता, उसका सबसे बड़ा कारण है, उत्तर प्रदेश में काशीराम जी चुनाव लड़ा करते थे, तो काशीराम जी कहा करते थे कि अगर आपकी राजनीति मजबूत करना चाहते हो तो समाज में गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करो। तो समाज अगर वोटर अपनी गैर राजनीतिक जड़ें इतनी मजबूत करके रखे कि वो जिसको चाहे उसको सत्ता में भेज सकता है और जिसको चाहे उसको रिकॉल कर सकता है, वापस भी ला सकता है। जैसे अगर इस तरीके का अगर वो बना के रखते हैं, मजबूती ताकत बना के रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये चुनाव के बाद भी और चुनाव के पहले भी जो है वो मालिक ही रहेगा। और अभी जो सबसे मौलिक चीज है कि ये जो समस्या आई है भारत के अंदर, अभी चुनाव पहले बैलेट पेपर से होता था, तो अगर किसान 200-500 लोग सड़कों पर उतर जाता था तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को लगता था कि ये 200-500 वोट हमारा, पिछली बार मैं 300 वोटों से जीता हूं, और ये 500 लोग सड़कों पर अगर स्लिप कर जाएगा तो मैं तो अगली बार चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। तो उनकी बातों को सुनना पड़ता था, मानना पड़ता था। अभी क्या है, लोग लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर है, उनके ऊपर लाठी चलाई जा रही है, गोली की बौछारें मारी जा रही है। किसान आंदोलन कर रहा है, मजदूर आंदोलन कर रहा है, महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, विद्यार्थी आंदोलन कर रहा है, बेरोजगार, सबके ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो चुनाव हो रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को डिसीजन ऑर्डर पास किया कि ईवीएम से फ्री एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता, वीवीपैट की 100% गिनती होनी चाहिए, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि वो जिसको चाहे उसको चुनाव जितवा कर लेके आ रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इस बात की भी वकालत कर रही है कि हम चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया हुआ, अभी उनका जो जजमेंट आया कि अभी वीवीपैट के भी 100% गिनती का ऑर्डर उन्होंने सूचित रखा हुआ। तो अगर ये 100% गिनती होता है तो ये जो आप कह रहे हैं इसमें बदलाव आएगा, और जो है जनता वोटर का जो हक और बातें मानी जाएंगी। आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयोजक जी को, और उन्होंने बताया कि बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो तीसरी मोर्चा की तरफ बढ़ रही हैं, और तीसरी मोर्चा की तरफ आगे बढ़कर एक नया परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसको लेकर के पार्टी या मोर्चा जो है हमेशा तत्पर है। फिर हमारे साथ में मौजूद है बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जी, हम लोग उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आज आपके जो प्रत्याशी हैं हर लोकसभा क्षेत्र में लगभग नामांकित हो चुके हैं और नामांकित हो भी रहे हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे आप लोगों के जो आपके प्रत्याशी को लोग पसंद करेंगे और उनको चुनेंगे? हमारे मुद्दे अभी जितना सर लोगों ने बताया, और मैं कहूँ डिटेल में ना जा करके, हमारे मुद्दे ये होंगे कि हम
जो जनता के लिए जो संशोधन हमारे संविधान में होता है और ये लोग करते हैं, तो वो हमारे हित में आज की तारीख में नहीं कर रहे हैं। आप उदाहरण के लिए देख रहे हैं कि विपक्ष के जितने संसद को बाहर कर दिया जाता है और अंदर इनका पास हो जाता है जो भी कानून बनाते हैं। ये तो बिल्कुल ही दादागिरी और बिल्कुल ही ये लोकतंत्र को खत्म कर देने के विचार में ही ये लोग उतारू हो गए हैं। तो हम लोग को इसलिए हमारे संसद जो अभी सर ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, और आज की तारीख में ये बिल्कुल संवैधानिक हमारे जितने भी पुराने जितने संसद हैं, आपके बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, व्हाटएवर दे आर, ये लोग बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे हैं। और जो छोटे मोटे पार्टी से जाते भी हैं तो उनको बोलने भी नहीं दिया जाता और उनकी बातों को सुना भी नहीं जाता है। इसीलिए हम लोगों को नेशनल लेवल पे हमारी जो गठबंधन है ये भी नेशनल लेवल पे है, और नेशनल लेवल पे हम चुनाव में तो जाएंगे ही और संसद भी जाएंगे, और संसद में हम संविधान के हिसाब से जो भी कानून बनाएंगे और उसको लागू होने के लिए भी हम देखेंगे कि हुआ या नहीं। अदरवाइज संसद बना तो देते हैं और ये सिर्फ सिग्नेचर करने वाले सांसद हैं, ये विचार करने वाले और अपने क्षेत्र में क्या कानून बनना चाहिए इस पर कतई चिंतन नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग ये कदम उठाए। अगर इस लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता आपके जो प्रत्याशी है उनको चुन के अगर सदन भेजती है तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा और किस मुद्दे पर आप काम करेंगे? बिल्कुल जिस तरह से अभी सर ने बताया, और हम जब झारखंड के हैं तो हम झारखंड के लिए बात करेंगे, बल्कि ये झारखंड के लिए बात करते हुए 10 राज्य के लिए। यहाँ के जो मूल आदिवासी हैं और यहाँ के जो मूलवासी हैं, 10 राज्य में हमारा 5वीं अनुसूची, 4 राज्य में हमारा 6ठी अनुसूची है। लेकिन क्या ये अकॉर्डिंगली रन कर रहा है, वो कौन देख रहा है? हमारे संसद के क्या नजर है कि ये अकॉर्डिंगली चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट कहती है, हमारा संविधान कहता है कि जिसकी जमीन खनिज उसकी, लेकिन क्या ऐसा चल रहा है? हमारे झारखंड में जिसके जमीन के अंदर खनिज है वहां के लोगों का अता पता ही नहीं चल रहा है। उदाहरण के लिए छोटा सा हम बोले, आपके HEC में, यहाँ रांची में जो फैक्ट्री बन गया, वहां के लोगों का आज अता पता नहीं है, और वहां स्मार्ट सिटी एंड रीजन दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन असंवैधानिक। तो इस चीज को रोकना है। और 10 राज्य में 5वीं अनुसूची है सर, 10 राज्य में, 10 राज्य कम नहीं होता है पूरे देश में, और वहां 5वीं अनुसूची नहीं लागू है। और 5वीं अनुसूची के दायरे में उस क्षेत्र में जितने लोग आते हैं, दे आर द इंडियन, व्हाट यू आर डूइंग विद देम, दे आर द इंडियन। और वो लोग बहुत उपेक्षित है फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टिल दे आर उपेक्षित। तो ये सारे चीजों को ठीक करने के लिए, और संविधान हमको वहां जाकर करना क्या है, सारा चीज हमारे संविधान में लिखा है, अकॉर्डिंगली कानून बनाना है, संशोधन करना है और उसको लागू करना है, दैट्स ऑल। बट आज भी संविधान कंप्लीटली लागू नहीं है, और विशेषकर 10 राज्य में 5th and 6th शेड्यूल का बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ पे कमी आ रही है? कहाँ से आपको लगता है कि उसको पूरा करने में या नहीं लाने में कहाँ पे मतलब तकलीफ है? कमी तो सरकार में ही है, चाहे कोई भी सरकार आती है, ये लोग अकॉर्डिंग टू संविधान नहीं चल रहे हैं। कमी यहाँ पे है। ये कोई भी सरकार आई है, आज 75 साल हो गया, लेकिन कौन सा सरकार इस बात पर ध्यान दिया? 10-10 राज्य की बात है सर, 10-10 राज्य की बात है। तो ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। जो भी सरकार आ रही है वो कोई भी इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। हम उसको भी देखेंगे। और जिस तरह से उदाहरण के लिए जो हम संवैधानिक मांग रखते हैं उसको कोई नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है, और उसके बदले में लाठी डंडा हमको मिलता है। ये तो अभी सर ने डिटेल किया, आप सबको पता है कि स्टूडेंट को भी छोड़ते नहीं है, तो जज भी, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर भी लात जूता एंड उनको खींचना घसीटना, ये सारा एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। अब भी का न्यूज है, अब भी का न्यूज है, आप लोग सारा चीज कवर कर रहे हैं। तो व्हाट इज गोइंग ऑन? अगर हम संवैधानिक आवाज लगा रहे हैं तो आप उसमें लाठी कैसे दे रहे हो? लाठी और 144 का मजाक बना के रख दिया है। हम कुछ भी संवैधानिक कुछ बात रखने जा रहे हैं, आप 144 क्या समझ रखा है? 144 को तो कौन सा संसद इस पे बात करता है? कौन सा संसद बात करता है? बीजेपी का बात करता है, कांग्रेस का बात करता है, या कोई और को बात करता है? तो तीसरा मोर्चा को जाना ही पड़ेगा, और ये तीसरा मोर्चा को ही पहले से होना चाहिए था। लेकिन ये तीसरा मोर्चा में जितने भी लोग हैं, ST, SC, OBC एंड माइनॉरिटी, भारत में इनकी संख्या 90% है। 85 बोला जाता है, बट ये 90% है, मोर देन 90% होगा, क्योंकि काउंट तो ये कर नहीं रहे हैं।
ये भी बड़ी बात है कि आप इंडियन को काउंट नहीं करते हैं और आप रिजर्वेशन खत्म करने की बात करते हैं। आप रिजर्वेशन खत्म कैसे करोगे? पहले तो आपको पता ही नहीं है कि आपके पास लोग कितने हैं। तो ये बिल्कुल भी असंवैधानिक और इतने दादागिरी और इतने मतलब पब्लिक को पता नहीं, ये लोग इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। ये सारे संसद जितने भी संसद हैं, जितने भी आज तक आए, एक संसद भी नहीं बोलता है, सिटिंग संसद तो करता ही रहता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ जाना बहुत जरूरी है और हम लोग मुखरता से जा रहे हैं। और पब्लिक को अभी दो ही ऑप्शन था, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, लेकिन इस वक्त तीसरा उनको विकल्प चाहिए। और बहुत सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हम लोग भी वही हैं, तो हम लोग आ रहे हैं और हम ही लोग अकेले ऐसा नहीं सोच रहे हैं। आपको सारा बात समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे वोटर्स तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग सफलता की ओर जाएंगे और हमारा देश है, हम तो सफल होंगे ही ना। आप सुन रहे थे बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि लोग अब तीसरे मोर्चा की तलाश में हैं और तीसरे मोर्चा की ओर अब जा रहे हैं। उनका डिमांड है तीसरी मोर्चा। आज तक दो बड़ी पार्टियां थी, एक इंडिया गठबंधन और एक भारतीय जनता पार्टी। अब एक तीसरी मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। अब देखना यह है कि पब्लिक को या जनता को क्या बता पाते हैं, क्या समझा पाते हैं। अब पब्लिक जनता इनके बारे में क्या समझ पाती है, ये देखने और समझने वाली बात है। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे साथ में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।